नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जेईई भर्ती पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट में 96 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पुलिस ने 75 अभ्यर्थियों को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार बता दें आपको कि इन अभ्यर्थियों ने लीक पेपर के जरिए एग्जाम दिया था और एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पटवारी भर्ती घोटाले में शामिल कई आरोपी जेई और एई भर्ती घोटाले में शामिल थे। आरोपियों में लोक सेवा आयोग के कुछ अधिकारी और कोचिंग सेंटर संचालक कॉमन आरोपी है। एसएसपी ने बताया है कि मामले में कुछ और संदिग्ध भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं। उनसे पूछताछ के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि पटवारी और जेई पेपर लीक प्रकरण मामले के अंदर सामने आने के बाद दोनों मामले काफी सुर्खियों में रहे थे। दोनों ही मामलों में हरिद्वार के कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और एसआईटी पेपर लीक प्रकरण की जांच में जुटी हुई थी। इसमें जो 21 लोग जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं एजेई परीक्षा में, उसमें 2 कोचिंग के संचालक भी हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और जो इसमें अक्यूज भी बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जो हमारी जो पटवारी परीक्षा है उसमें भी काफ़ी सारे अक्यूज कॉमन है जो एक गैंग के रूप में यहाँ पर सक्रिय थे, आसपास जनपदों में भी सक्रिय थे। तो इनके द्वारा मिलकर समय समय पर परीक्षा को दोनों परीक्षाओं में इस तरह की धांधली की गई थी। तो सभी को इसमें चिन्हित करके जो माफिया गिरोह के मेन लोग थे सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। तो जेई और एई भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आया है। भूपेश वालिया इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे, एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल किया चार्जशीट, क्या कुछ जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है? देखिए भैया, पूरे मामले में यहाँ पर ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो 156 आरोपी हैं, उनके खिलाफ दाखिल की गई है। जो सबसे बड़ी बात तो एसआईटी की जो जीत है वो ये रही है कि जो 90 दिन का समय होता है चार्जशीट फाइल करने के लिए, तो उससे पहले ही 85 दिन के अंदर ही ये पूरे मामले की चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 86 जो आरोपी हैं, 156 जो आरोपी हैं, उसमें जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो परीक्षा दी थी उनके साथ साथ जो मुख्य आरोपी हैं, जो परीक्षा कराने वाले आरोपी थे, मुख्य जो आरोपी हैं वो मास्टरमाइंड है संजय धारीवाल, जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे हैं मंगलौर के, वो पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं। उनके साथ साथ जो मुख्य आरोपी हैं संजीव चतुर्वेदी, उनकी पत्नी रीतू, राजपाल, संजीव कुमार दुबे आदि, इन सबको एसआईटी ने पहले ही जेल भेज दिया था। उसके साथ साथ जो लोक सेवा आयोग की तरफ से कुछ अभ्यर्थियों के नाम एसआईटी को दिए गए थे कि ये अभ्यर्थी भी, इन्हें भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, तो उसके आधार पे उन्हें भी आरोपी एसआईटी ने यहाँ बनाया है। तो तय समय से पहले ही एसआईटी ने ये 156 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट है वो कोर्ट में भेज दी है। अब जो एसआईटी प्रभारी हैं रेखा यादव, उनका साफ साफ कहना ये है कि एसआईटी पूरी कोशिश करेगी कि कोर्ट से उन जो पेपर लीक प्रकरण के आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। जी नेहा, बहुत शुक्रिया आपका रुपेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भले ही देश ने बीते दिन मजदूर दिवस मनाया हो, लेकिन सीमांत खटीमा के खटीमा फाइबर कारखाने के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अब भी धरने पर बैठने को मजबूर है। जी हां, पिछले 8 दिनों से लगातार खटीमा तहसील परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे मजदूरों को न्याय नहीं मिल पाया है। बता दें कि खटीमा स्थित खटीमा फाइबर कारखाने के द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना नोटिस निकाले जाने का आरोप लगाते हुए खटीमा तहसील परिसर में लगभग 98 कर्मचारी बीते 8 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे लगातार श्रम विभाग और खटीमा प्रशासन से कंपनी द्वारा उनके बोनस और अन्य ड्यूज आदि को दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक श्रम विभाग हो या फिर प्रशासन उन्हें न्याय नहीं दिला पाया है। हम लोग इस कंपनी में इतने घर परिवार की तरह हम लोग काम करते रहे हैं और इतनी ईमानदारी और शिद्दत से हम लोगों ने काम किया। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जो 25-25 साल से ज़्यादा ऊपर के अपनी जवानी के उससे दौर से काम करते आ रहे हैं और बुढ़े हो गए आज, और उनको भी इस तरह से बाहर निकाल दिया गया बिना नोटिस के, बिना क्लियरेंस लिए हुए इनको बाहर निकाल दिया गया। तो हम इसलिए इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये बहुत ही गलत बात है। समाज भी देखता है इस चीज़ों को, उनको भी पता है कि ये चीज़ें गलत हैं।
रामनगर के ग्राम लुटावड़ में रविवार की सुबह कुछ लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर परिजनों ने घटना के विरोध में पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए जमकर हंगामा किया था और तहरीर दी थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने मृतक के भाई चंदन सागर की तहरीर पर कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा कर रहे हैं। ये पप्पी सागर की कल सुबह 5 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके सापेक्ष पुलिस के द्वारा 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 2 लोगों को मालदन से अरेस्ट किया गया है, आजम को और रिजवान को, जिनके पास से 2 315 बोर के असले, 7 कार्टेज और 2 खोखे बरामद हुए हैं और एक खोखा जहां पर गोली चली थी वहीं मौके से बरामद हुआ है। इनके पास से जो इन्होंने घटना में जो प्रयुक्त की थी जिप्सी और 2 मोटरसाइकिल वो भी बरामद कर ली गई हैं और दौरान पूछताछ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, इरफान और साबिर को, और इनके द्वारा आजम के आवास पर, आजम के कमरे पर इनके द्वारा पप्पी सागर की हत्या की योजना बनाई थी। ये घटना हुई है करीब 5 बजे के टाइम पर सुबह कल। उसे हमारे लड़कों को जो है बुला के प्यार से बुलाया था। उन्होंने कहा यार ऐसा मैटर हो गया है वहाँ, इसका नाम भतीजे का नाम पप्पी सागर। और जब हमें पता चला है कि एक आदमी वहाँ पर मारा हुआ पड़ा है, हमें किसी ने सूचना दी थी कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा भाई हो, भतीजा हो तुम्हारा पड़ा हुआ। तो जब हम वहाँ पर भाग के गए हैं तो जब हमने देखा तो हमारे भतीजे की जो है लाश वहाँ पर पड़ी थी। उसके करीब 3 गोली लपेट में मारी गई हैं। चलिए अगली खबर का रुख करता है। उत्तराखंड में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों में आवारा पशुओं का घूमना आम हो गया है। वहीं लगातार शासन और प्रशासन के पास इसकी शिकायतें भी की जाती रहती है। वहीं सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। आम लोग भी पहले पशुओं को तब तक पालते हैं जब तक दूध देते हैं, उसके बाद उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। और मुख्यमंत्री अब इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पशुपालन सचिव BVRC पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश में बिकने वाली हर एक शराब की बोतल पर विक्रेताओं की ओर से ₹1 का डोनेशन सरकार को दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पशु है, निर्धन पशु है जो रोड पे जो घूम रहे हैं, उसके लिए काफ़ी चिंतित है और उस समस्या को कैसा हल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वित्तीय संसाधन कम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो आबकारी नीति जो नया बनी है उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी नियम उसमें लाया गया है कि पर बोतल में जो भी बिक्री होगा उसका ₹1 पशुपालन विभाग को जाएगा। इसके हिसाब से पशुपालन विभाग को लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए आने की संभावना है। उस पैसे को हमने जो NGOs यहाँ पर जो गौशालाओं को जो संचालन करता है वहाँ पर आवारा पशुओं को जो भरण पोषण के लिए हम NGOs को उस पैसे दिया जाएगा। वहीं उधम सिंह नगर की खटीमा के चकरपुर वन चेतना मैदान में निर्माणाधीन स्टेडियम के पीछे रहने वाले परिवारों ने SDM खटीमा को स्टेडियम निर्माण की वजह से घर का रास्ता बाधित होने को लेकर गुहार लगाई थी और रास्ते की मांग की थी। बता दें आपको कि ग्रामीणों की मांग पर SDM रविंद्र बिष्ट ने जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत के साथ संयुक्त रूप से चकरपुर वन चेतना मैदान में निर्माणाधीन स्टेडियम स्थल पहुंचकर ग्रामीणों को रास्ता दिए जाने को लेकर जायजा लिया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ने जहां पीड़ित ग्रामीणों से वार्ता की, तो वहीं उन्होंने ग्रामीण विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर ग्रामीणों को स्टेडियम में बगल से रास्ता दिए जाने की संभावनाओं पर स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। SDM रविंद्र बिष्ट ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि वन और राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त सर्वे कर सरकारी अभिलेखों में दर्ज रास्तों की खोजबीन कर ग्रामीणों को रास्ता दिए जाने के प्रयास किए जाएंगे। SDM ने कहा है कि उन्हें जिलाधिकारी के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द स्टेडियम निर्माण की वजह से जिन ग्रामीणों के रास्ते बाधित हो रहे हैं उन्हें जल्द रास्ता मुहैया कराया जाए।
सर बात ऐसी है कि हम कई सालों से यहाँ पर काबिज हैं, 50 साल समथिंग। तो बीच में यहाँ पे एक वन चेतना मैदान हुआ करता था, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम सोचते थे कि यार रास्ता चल ही रहा है, आम जनता की कोई दिक्कत नहीं थी। हमने कभी प्रशासन से इस बारे में जिक्र भी नहीं किया। बट ऐसा है कि आज अचानक ही स्टेडियम बना, विगत 2 सालों से कार्रवाई चली, तो अचानक हमारे लिए रास्ते की प्रॉब्लम आ गई। इसके पीछे 50-60 परिवार पीछे हमारे रहते हैं, जिसमें आवाजाही का यही ग्राउंड एकमात्र साधन था। काश्तकार, कृषि वगैरह वगैरह जो भी हैं, उनके सामने स्कूली बच्चे और परिवार की कई दिक्कतें हैं। आने जाने में कोई बीमार पड़ गया, कोई कुछ हो गया, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो गई। हमने प्रशासन से 7-8 महीने से लगातार मांग की थी, सर आप स्टेडियम का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन इस गांव के जो इतने परिवार हैं इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, लेकिन प्रशासन ने सुनी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी मेरे को निर्देश दिए गए थे कि जो 25-30 लोग हैं उनका रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, क्योंकि जो वन चेतना मैदान में हमारा खेल मैदान बन रहा है उसके कारण यहाँ पर इनका रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है। अब इसमें ऑप्शन ये है कि नाले साइड में, क्योंकि इनको भरान काफ़ी लगेगा और काफ़ी करोड़ों रुपए लगेगा, तो वो एक ऑप्शन जो है वो हम उसमें जा नहीं सकते हैं। एक और रास्ता ये है कि दूसरे साइड से अगर हम देखें तो वहाँ पर फॉरेस्ट की लैंड है और जहाँ पर पहले से रास्ता चला आ रहा था इनका, कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया है, तो एक जॉइंट सर्वे हम करवा लेते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अगर वहाँ से कोई अतिक्रमण हट जाता है तो इनका रास्ता वहाँ से निकल। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और नगर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाहर से लड़कियों को बुलाकर जिस्म फरोशी कराने वाले 2 होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों के फोटो भेजकर डील करते थे और ग्राहकों को होटल में बुलाकर देह व्यापार कराते थे। पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर छापेमारी करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़कर कार्रवाई के दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में देह व्यापार के लिए पंजाब से लाई गई 2 लड़कियों को आजाद कराया। सेक्स रैकेट पर पुलिस की कार्रवाई से होटल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस पर फिर हमारी जो डिकॉय टीम जो प्राइवेट में हमारे कर्मचारी लगाए और उनको होटलों में बुकिंग कराई गई, जिससे कि हर जगह ऑब्जर्वेशन हो सके कि कहाँ कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। इसी के क्रम में 2 लोग को, जो होटल के मैनेजर है, रैमसन होटल और हिल व्यू होटल है, इसके मैनेजर्स की अरेस्टिंग की गई है, जिनके मोबाइल से भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो लगता है कि इस एक्टिविटी में लगातार लगे हुए थे। और ये लड़कियां जो बाहर से नैतिक कार्य के लिए सप्लाई के लिए आती, वो दिल्ली पंजाब से अरेंज करते थे। पूरी बात जब पूछताछ में पता चला कि दोनों जो महिलाएं हैं वो विक्टिम है और पूर्व में भी किसी एजेंट के माध्यम से उनको इस धंधे में फंसाया गया था और जिसके कारण वो इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा काउंसलिंग करके उनका रेस्क्यू किया गया है। और साथ ही साथ 2 लोग जो अभी मैनेजर अरेस्ट हुए हैं, कुछ काफी सारी जानकारी मिली कि इस तरह के अनैतिक देह व्यापार के अड्डे कुछ और जगह भी संचालित हो रहे थे, जिसको लेकर हमारी टीम ने साक्ष्य एकत्र किए हैं। उसमें भी आगे हमारी कार्रवाई होगी। 1986 बैच के आईएएस अफसर अनूप मलिक अब उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया होंगे। डीपीसी के बाद अनूप मलिक को प्रभारी ऑफ बनाने पर सहमति हो गई है। बता दें आपको कि जानकारों की माने तो अनूप मलिक की तैनाती की फाइल मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होगी। इसके बाद अनूप मलिक के पास फुल फ्लैश हाफ का चार्ज होगा और शासन ने वरिष्ठता के आधार पर अनूप मलिक के नाम पर मोहर लगाई है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।